हमारी माता है, बैल हमारा बाप है। ये कब हुआ? कब हुआ? बैल बाप कब हुआ? कब हुआ? औरत का मर्द कैसे हुआ? वो ही वैसे ही बैल हुआ। गाय खाना चाहते हैं जो मुस्लिम कंट्री में कुछ लोग ऐसे भी जो ये हमारे देश के लोग हट क्या बोला तूने? गाय को माता बता दिया, भैंस भी तो कुछ होगी, किसी की माँ होगी वो। मुर्गा भी किसी का चाचा होगा, सूंगर भी किसी का अब्बा होगा। हमें इससे मतलब नहीं है। सूंगर नहीं होता, सुअर। मैं गाय को माता नहीं मानता हूँ। पागलपन की बातें, बेवकूफी की बातें। अब तुम गधे हो तो बने रहो गधा। मैं गधे का इलाज नहीं है मेरे पास। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद का ये सेकुलर हिंदू टीचर मुसलमान बच्चों को मुफ्त शिक्षा देता था, मुफ्त किताबें देता था, अपने घर में अपनी थाली में अपने हाथों से खाना खिलाता था। लेकिन जब उन मुसलमान बच्चों को मौका मिला, उन्होंने सबसे पहले इस सेकुलर हिंदू टीचर के घर में आग लगाई, उन किताबों को जला दिया जिससे ये उन्हें इंसान बनाने की कोशिश कर रहा था, उस रसोई को जला दिया जिससे ये उनका पेट भरने की कोशिश कर रहा था। सोचिए, आप उन मजहबी दरिंदों से प्रेम, शांति, भाईचारे और मानवता की उम्मीद लगाए बैठे हैं जो आपको काफिर समझकर आपको मिटाने की घात में बैठे हैं। अब निर्णय आपका है। आपको सेकुलर बनकर इसी तरह अपने घर को जलते हुए देखना है या कट्टर हिंदू बनकर इन मजहबी दरिंदों को इन्हीं की भाषा में जवाब देना है। निर्णय आपका है, जीवन आपका है। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, सनातनी रहें। जय जय श्री राम। इन्होंने कहा कि भाई इस्लाम के पवित्र कर्तव्य में एक वक्फ है। भाई मेरी समझ तो इतनी है, इस्लाम में 5 ही पवित्र कर्तव्य हैं, रोजा, कलमा, नमाज, हज और जकात। इसमें वक्फ कहां है भाई? और मैं ये भी बताना चाहता हूं, इसी बात में 1894 में प्रिवी काउंसिल जजमेंट आया था जिसमें सर सैयद अहमद ने कोट किया था कि वक्फ मूल इस्लामी परंपरा का हिस्सा नहीं है, ये शरिया का हिस्सा है। उसके लिए मुजार शब्द का प्रयोग किया। इसलिए वक्फ अल औलाद, आपको बड़ी मजेदार बात पता है, वक्फ अल औलाद यह है कि मैंने जमीन तो वक्फ कर दी मगर रहेंगे मेरे ही परिवार के लोग। मतलब मैंने अपना पैसा दान कर दिया मगर रहेगा वो मेरा। ऐसा आपने विचित्र उदाहरण नहीं सुना होगा, इसलिए वो क्वेश्चन किया गया। सरकार बदलने का मतलब डॉक्टर बदल गया। महाराष्ट्र में 4 महीने हो गए, कौन सी बीमारी ठीक हुई जरा जोर से बताइए। लफ्ज़ियात बंद हो गया महाराष्ट्र में, लैंड ज़ियात बंद हो गया, धर्मांतरण रुक गया, घुसपैठिए भाग गए, जनसंख्या विस्फोट रुक गया, जो डेमोग्राफी में बदलाव हो रहा है रुक गया, अवैध मजारे बनना रुक गई, दरगाहें बनना रुक गई, क्योंकि डॉक्टर बदला, दवाई नहीं बदली। नागपुर में 90% हिंदू है। नागपुर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है और कर्म क्षेत्र है। नागपुर दुनिया के सबसे बड़े संगठन का हेडक्वार्टर है। नागपुर भारत के रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का गृह क्षेत्र है और कर्म क्षेत्र है। सबसे ज्यादा विधायक नागपुर के हिंदू हैं, सांसद हिंदू, सबसे ज्यादा पार्षद हिंदू, सबसे ज्यादा प्रधान हिंदू और 90% हिंदू पॉपुलेशन में। और फिर भी दंगा में कौन मारा गया? जोर से बोलिए जरा। हिंदू। कश्मीर में नरसंहार किसने किया था? कन्वर्टेड हिंदुओं ने। बांग्लादेश में नरसंहार हिंदुओं का कौन कर रहा है? कन्वर्टेड हिंदू। बंगाल में नरसंहार कौन कर रहा है? कन्वर्टेड हिंदू। उमेश कोल्हे को किसने मारा? कन्वर्टेड हिंदू। कन्हैया लाल को किसने मारा? कन्वर्टेड हिंदू। तो यानी भारत की सबसे बड़ी समस्या फिर क्या है? कन्वर्जन। एक बात याद रखिए, केवल ऊपर वाले की दी हुई समस्या लाइलाज होती है, नीचे वालों की दी हुई समस्या कोई भी लाइलाज नहीं होती है। अगर नीचे वाले ने समस्या दिया है उसका इलाज नीचे वाले के पास होता है। मुझे अच्छे तरीके से याद है जब सीए कानून सरकार ला रही थी, असदुद्दीन ओवैसी जी घर घर जाके बोले थे कि अगर सीए का कानून आ जाएगा तो मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। सीए का कानून इम्प्लीमेंट भी हो चुका है, लोगों को नागरिकता भी मिल चुकी है और किसी भी मुसलमान की नागरिकता नहीं गई है। देखिए, जितनी भी ये डर फैलाया जा रहा है, ये सबका जो पूरा का पूरा नैरेटिव है और इनकी जो पॉलिटिकल दुकान है वो इस बात पे चलती है कि मुसलमान समाज गरीब रहे और एक भय के वातावरण में, एक इम्प्लिसिट भय के वातावरण के अंदर रहे। फैक्चुअली स्थिति यह है कि मुसलमानों की पर कैपिटा इनकम मोदी सरकार में 27% बढ़ी है। फैक्चुअली स्थिति ये है कि हर सरकारी स्कीम के अंदर 25 to 27% बेनिफिशियरी मुस्लिम समाज के लोग भी आते हैं। तो जितना 10 सालों के अंदर किसी भी माइनॉरिटीज़ का
पर कैपिटा इनकम वाइज या जीवन उद्यान वाइज बेहतरी हुई है, किसी और सरकार में पिछले 70 सालों के अंदर नहीं हुई है। ये एक हिंदू मुसलमान की बात है ही नहीं, ये बात है जस्टिस फॉर द पुअर की। असदुद्दीन ओवैसी को आप लोग ही सीरियसली लेते हैं। जिस असदुद्दीन ओवैसी को नोटा के बराबर वोट दिल्ली के अंदर आते हैं, हैदराबाद के बाहर जिसको कोई मुसलमान भी वोट नहीं करता, 20 करोड़ मुसलमान है इस देश के अंदर, असदुद्दीन ओवैसी को कितने वोट मिलते हैं? 1 करोड़ मुसलमान भी असदुद्दीन ओवैसी को वोट नहीं करता है। पूरे तेलंगाना में 7% वोट शेयर आता है। तो असदुद्दीन ओवैसी को सीरियसली मीडिया ज्यादा लेती है, पर गरीब मुसलमान भी असदुद्दीन ओवैसी को सीरियसली नहीं लेता। तो कोई रोष नहीं है सिवाय असदुद्दीन ओवैसी और कुछ चुनिंदा परिवार जिनकी दुकानें बंद हुई है। पश्चिम बंगाल को क्यों जलवा रही हैं? हमारा बंगाल है ना, सोनार बांग्ला हमारा बंगला, हम दीदी बंगाल का। हमारा दीदी हक बनता है कि एक खाने जो बंगाल से आया है, बांग्लादेश से आया घुसपैठिया, वो हमारा अपना है। मोदी जी बोलता है घुसपैठिया को भगाएगा, हम भागने नहीं देगा। एक खाने पूरा देश में घुसपैठिया, उसको हम बुला के एक खाने चाय खिलाएगा, पानी खिलाएगा, लेकिन खेला हो भी उड़ी बाबा खेला होगा, खेला होगा, क्योंकि हमारा गरीब मुसलमान को मोदी जी को हक मिलेगा। हम क्यों हक देगा? गरीब मुसलमान को हक देगा तो पत्थर क्यों हमारे लिए नहीं चलाएगा? गरीब मुसलमान को मोदी जी को रहा है पढ़ो, कॉलेज जाओ, स्कूल जाओ, क्यों जाओ? हम नहीं जाने देगा, हम नहीं जाने देगा, हम भड़काएगा मुसलमान को। मैं राष्ट्रपति शासन के भी सख्त खिलाफ हूँ। राष्ट्रपति शासन तुम 1 साल लगाओगे, 2 साल लगाओगे, 5 साल लगाओगे ना, उसके बाद तो चुनाव होगा, उसके बाद फिर ये लोग घुसे आएंगे, उसके बाद किया जाना चाहिए, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इसका मेरे पास है ना जवाब सर, कि बंगाल को केंद्र शासित प्रदेश बना दो, सारी सुरक्षा केंद्र के हाथ में रहेगी। उसके बाद अगर ये लोग आएंगे तो जैसे और केंद्र शासित प्रदेशों में जूते खाते, लठ खाते, उत्तर प्रदेश में खाते हैं ना सर, वैसे फिर इनका बंगाल में भी इलाज होगा। ममता बनर्जी लोकतंत्र स्थापित कर रही हैं, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को बुला के हमारे हिंदू भाई बहनों के ऊपर पत्थर मरवा के उनकी इज्जत लुटवा के तुम लोकतंत्र स्थापित कर रहे हो। आज हमारा भारत डेमोक्रेसी है ना, क्या हालत है देख लो। दूसरी तरफ चाइना देख लो कितना आगे बढ़ गया। क्यों? क्योंकि वहां पे इन जिहादियों की चलती नहीं है। वहां पे तुम सड़क पे आओगे तो फिर घुसेड़ दिए जाओगे। वही चीज हमारे बंगाल में करने की जरूरत है। और मैं इन जिहादियों से पूछना चाहूंगा, अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है, तुम्हारे अंदर इतनी यूनिटी है, तुम्हारे अंदर इतनी एकता है कि तुम किसी को भी झुका सकते हो, तो उत्तर प्रदेश में जाओ ना। पूरे भारत में सबसे ज्यादा मुसलमानों की आबादी यूपी में है। मैं पूछना चाहूंगा भैया, एक पत्थर तो मारो जाके यूपी में, तुम्हारे अंदर दम है तो। तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया तो एक बार तो जाके, ऐसा क्या, ऐसा इस तरीके से बात सर, एक पत्थर मारे, मैं भी तो देखूं कि हाँ ये भैया बहुत ताकतवर कौम है, ये अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते। जाओ मार के देखो, फिर बाबा जी बताएंगे डर क्या होता है। और खिलाता भी तो एक बात था, पूरे जीवन काल में मात्र 37 रन जो बनाता हो वो अपने जीवन में क्या करे? इतना दिन क्रिकेट खेला हो और 37 रन बनाता हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य अपने जीवन में कुछ नहीं होता। मोदी जी गुजरात जीते तो आप ही ने टीवी चैनल, जितने सारे चैनल उठा के देख लीजिए, स्क्रीन पे सबसे बड़ी फोटो किसकी है? मोदी जी की। लेकिन हिमाचल हारे तो वहां किसकी फोटो लगाई गई? नड्डा जी की। कमाल है भाई। पूरा देश देख रहा होगा कि महंगाई बेरोजगारी पे बात हो रही है और एक दूसरे का उपहास कर रहे हैं। आप गरीब का उपहास कर रहे हैं, आप किसी व्यक्ति का उपहास में आइए जी। आपने पालने से लेके कब्र तक कोई ऐसा मसला नहीं छोड़ा है जिसपे जीएसटी ना लगी हुई हो। सर कब्र में दाह संस्कार की लकड़ी पर तो कम से कम सुकून से आदमी जाए, दुनिया को अलविदा कहते हुए। सर कफन का कपड़ा ओढ़ने के बाद सर, कफन में जेब नहीं होती है सर, हम सब जानते हैं। उसकी जेब पहले ही आपने ढीली कर दी मौत से पहले। मैं सिर्फ यह आग्रह कर रहा हूं कि इस तरह के लोक सरोकार के मुद्दों पर एक चिंता सार्वजनिक होनी चाहिए, और अगर आपसे गलती हुई है तो उसको आप वापस ले लीजिए। वो आप रोल बैक करने से कोई आप छोटे नहीं हो जाएंगे। राजनीतिक विरोध के बावजूद मैं सिर्फ यही कहूंगा, मिर्जा गालिब को साइड करते हुए, तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ न जाना कि खुशी से मर न जाते गैर एतबार होता। सर रहम करना चाहिए, सरकारों का काम है रहम करो। मैं जानता हूं आप चुनाव जीतते हो, मुझे कोई एतराज नहीं, आप चुनाव जीतते रहिए, लेकिन साहब दिल भी जीतिए। कि आप कहते हैं कि आपको मैंडेट मिला, मैं मानता हूं ना, हमें नहीं मिला, आप चुनाव जीते, लेकिन इसका मतलब क्या है सर? वो मैंडेट लाइसेंस है कि आप ब्रूटलाइज कर दें लोगों को, उनके सरोकारों को? सर कोई भी मैंडेट आखिरी नहीं होता है, कभी न कभी उसका एक्सपायरी डेट आता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि विशाल पार्टी होने के